नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं इस वक्त लाल बाग में मौजूद हूं। जी भैया जी कहें ना, आज लाल बाग में हम रुख करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, लेकिन जी हुजूर, आप तो जिस दिन का इंतजार था वो आज घोषणा हो गई और अब मुद्दे भी आपको पता करने होंगे। जी हाँ हुजूर, मैं इसलिए कहता हूं बार बार मुद्दे, क्योंकि मुद्दे और चुनाव दोनों जुड़े हुए हैं। तो आज इसी पर बातचीत होगी। लाल बाग में मैं मौजूद हूं, वही जगह जहां तमाम सारे लोग चाय की चुस्कियां लेते हैं और साथ में इस पूरे सूबे का मिजाज पता चलता है। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे और बातचीत के सिलसिले से पहले जानेंगे कि आखिर प्रोग्राम क्या है चुनाव का और मुद्दे क्या है। तो सबसे पहले ये पैकेज, फिर लौटते हैं इधर। Elections to the 403 assembly constituencies of UP, उत्तर प्रदेश 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। चुनाव आयोग के इस ऐलान के साथ ही देश के सबसे बड़े राज्य में सियासत का समर शुरू हो गया। 2019 का सेमीफाइनल माने जा रहे यूपी में अब राजनीतिक पार्टियों के पास करीब 1 महीने का समय है। चुनाव 7 चरणों में है और शुरुआत फरवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। पहले चरण में 11 फरवरी को 73 सीटों पर मतदान, दूसरे चरण में 15 फरवरी को 67 सीटों पर मतदान, तीसरे चरण में 19 फरवरी को 69 सीटों पर मतदान, चौथे चरण में 23 फरवरी को 53 सीटों पर मतदान, पांचवें चरण में 27 फरवरी को 52 सीटों पर मतदान, छठे चरण में 4 मार्च को 49 सीटों पर होगी वोटिंग और आखिरी यानी 7वें चरण में 8 मार्च को 40 सीटों पर मतदान होंगे। सभी सीटों के नतीजे 11 मार्च को आएंगे। साफ है कि 13 मार्च को होली से पहले मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यूपी में किस पार्टी की होली कितनी रंगीन होती है, ये चुनावी नतीजे तय करेंगे। तारीख आने के साथ ही सभी बड़े दल ताल ठोकने में लगे हैं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तर प्रदेश को सुशासन चाहिए, विकास चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी देगी। इस बार 5वीं बार पूर्ण बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। तारीखें तय कर दी गई हैं, तो अब एक टाइम बाउंड प्रोग्राम्स करेंगे हम लोग और इस उम्मीद से लड़ाई लड़ेंगे कि हम लोग जीतेंगे। लेकिन उधर सत्ताधारी समाजवादी पार्टी में शुरू हुआ पारिवारिक दंगल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। तारीखों के ऐलान के बावजूद अभी भी समाजवादी पार्टी में दोनों गुट चुनाव चिन्ह साइकिल के लिए दावा कर रहे हैं। दोनों धड़े अपनी दावेदारी लेकर चुनाव आयोग के पास जा चुके हैं। एक श्री मुलायम सिंह जी की ओर से और दूसरा श्री रामगोपाल यादव एवं श्री अखिलेश यादव जी की ओर से। कल शाम श्री रामगोपाल यादव की ओर से एक डॉक्यूमेंट्स का पूरा डिटेल हमारे कमीशन में प्रस्तुत किया गया है। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए गए हैं उसका परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पर उचित निर्णय उचित समय पर लेंगे। यूपी की 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और बीएसपी अपने उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट बनाने में जुट जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी से गठबंधन का रास्ता तलाश रही कांग्रेस भी 2 गुटों की लड़ाई में फंसी हुई है। अगर सपा के साथ में अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन बन जाता है तो ऐसे में एज ए सीएम कैंडिडेट की जो उम्मीदवारी है आपकी, क्या आप छोड़ने के लिए तैयार होंगी? हाँ बिल्कुल। सत्ताधारी दल के दोनों गुट चुनाव की तैयारियों में तब तक पूरी तरह से नहीं जा सकते जब तक चुनाव चिन्ह फाइनल ना हो जाए। साइकिल किसे मिलेगी और किसे नहीं, ये फैसला बेहद अहम है। जी हाँ, उधर बिल्कुल पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगे और एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बिल्कुल होगा और भैया जी कहेंगे तमाम शहरों में घूमता हुआ एकदम आखिर में उधर देवरिया और बलिया तक पहुंचेगा। लेकिन आज अभी तो मुद्दा सिर्फ लखनऊ का। साहब बड़ी मुस्कुराहट है ना बड़ा इंतजार, हंसी बड़ी गजब की है आपकी। इसको किसी पूछ के हंसना है क्या? हंसने पे भी लाबंदी लगा देंगे क्या? नहीं भाई, ऐसा थोड़ी नोटबंदी है क्या? क्या नोटबंदी है क्या? और क्या ये इलेक्शन कमीशन भी इसमें पाबंदी लगा सकता है? ये तो हंस तो सकते हैं आप। ये तो खुल के हंसना चाहिए। अच्छा, नेता सब बेचारे हो जाएंगे क्या? नेताओं की तो हंसी गई। चुनाव आयोग ले गया आज से ले गया। हमने देखा कि आज लखनऊ शहर में, मैं अमीनाबाद में था और बड़े बड़े लोग जो ऊपर टंगे थे यानी बैनर पोस्टर, वो लग्गियों से गिराए जा रहे थे। तो साहब समय आ गया। मैं आपसे बताऊं बगैर कोई वक्त गवाए, जो हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं,
हम उनसे पहले आपका तारुफ कराएंगे और फिर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत होगी। तो सबसे पहले प्रोफेसर बद्रीनारायण हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे साथ आए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सैयद असीम वकार साहब, तमाम जैम था, तमाम परेशानियां थे, लेकिन आज आप आ ही गए, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी देर लगी वहां से वहां तक पहुंचने में, मतलब वहां से यहाँ तक आने में? जल्दी आ गया, शाम का टाइम है, ऑफिस का टाइम होता है। शाम का टाइम है और पूरा दिल्ली जो है, खासतौर से लखनऊ बड़ा साहब कंजेस्टेड है। बहुत बहुत स्वागत है दुष्यंत त्रिपाठी जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ एक बार बीच में मनीष शुक्ला हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका भी। आपका भी स्वागत है लखनऊ में। वाह साहब, लखनऊ में स्वागत है और तमाम जनता मौजूद है, सब हंसने के लिए। क्या बात है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप हंसने लगते हैं देख के, क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। तो आप आए हैं, चाय कप चाय पी कि नहीं पी आपने? पी लिया है। चाय पी ली। तो सबसे पहले शुरू करें, आपका परिचय में नहीं मिला, बगल में खड़े हैं आप। मेरा नाम बिंदुसार पांडे है। मैं क्या सम्मानित नाम है आपका? बिंदुसार पांडे। हाँ। मैं सम्मानित कवि एवं प्रख्यात समाज सेवी उत्तर प्रदेश। अच्छा, मैं बताऊं, चुनाव के समय में समाज सेवी भी बहुत आते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साहब, खड़े रहिए जी। और लेकिन मैं आपका एक तारुफ और करा दूं, हमारे साथ ऋतु सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बीएसपी की, जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इधर मनोज काका जी भी मौजूद हैं, समाजवादी छात्र सभा से भी, और साथ सभा से भी तमाम समाजवादी से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं असीम साहब आपके पास आना चाहता हूं, मुख्य मुकाबला आपका किससे लग रहा है कि यहाँ पर होगा? हमारा मुकाबला पहले भी भारतीय जनता पार्टी से था, हाँ। हमारा मुकाबला आज भी भारतीय जनता पार्टी से है। अब बहन जी से नहीं है? नहीं, बहन जी गिनती में नहीं है, बहन जी के पास बहुत सी अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि बीजेपी से हमारा मुख्य मुकाबला है, वो हंस रहे हैं, मनीष जी बहुत जोर से हंस रहे हैं कि चलो मुकाबले में तो मान रहे हैं हमको, है ना? अरे आप मुकाबले में ही है भाई, मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ। तो आप बीजेपी को क्यों कहते हैं, बहन जी को क्यों नहीं गिनते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मुकाबले में है। अच्छा, जोर उसका है। 2012 के चुनाव में हाँ। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी, हाँ। तो सब बहुजन समाज पार्टी का नाम ले रहे थे, तो हम भी बहुजन समाज पार्टी का नाम ले रहे थे। हाँ। लेकिन 2017 का जो चुनाव होने जा रहा है, हाँ। इसमें बहुजन समाज पार्टी ने जो 2012 से पहले हाँ। अपने शासनकाल में जो, मतलब आप ये मान के चलिए कि मुकाबला आपका बीजेपी से हो रहा है। जी, तो आपका मुकाबला किससे हो रहा है? लेकिन निश्चित रूप से हाँ। विधानसभा का चुनाव है, जो सरकार में है, मुकाबला तो उसी से करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी कोई चाल है क्या कि मतलब अगर नाम ना लिया जाए तो उससे फायदा होता है? नहीं, 4.5 साल उत्तर प्रदेश की जनता ने गुंडाराज देखा है, जाम की समस्या आप देख ही रहे हैं, विद्युत की समस्या है, सड़कें बदहाल हैं। इन स्थितियों में अगर मुकाबला करना है तो इन्हीं सबसे करना है। तो किसके द्वारा ये उत्पन्न की स्थिति थी? समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। और समाज सेवी क्या कह रहे हैं? मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए माननीय मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री से? जी बिल्कुल, माननीय मोदी जी से मेरी एक अपील है कि सबसे पहले राष्ट्रहित का मुद्दा में मुख्य होना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सपा ने, बसपा ने पिछले 10 साल से पूरे उत्तर प्रदेश को लूटने का कार्य किया है, माननीय मोदी जी एक ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री घोषित करें जो वास्तव में मुद्दा तो आ गया भाई। मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी का, क्या लगता है? कमल निशान लेकर जो जीतेगा, हाँ। उसी में से कोई न कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस को तो लोग मान ही नहीं रहे, कहीं कह रहे हैं कि साहब है ही नहीं। चलिए, अच्छी बात है, तब तो हमको आना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम दो ऐसा कैसे हो? आप हमारे साथ हैं बिल्कुल, हम आपको बगैर बुलाए कैसे? अगर मैंने ये कहा कि चलिए आपने माना, तो अगर दो में एक ही मानिए कि कांग्रेस मुकाबले में है कि नहीं है, मुख्य भूमिका में, हमारे मेहमान है त्रिपाठी जी, भूमिका में है कि नहीं है। सबसे पहले हम बीजेपी के साथियों, समाजवादी पार्टी के साथियों को एक दूसरे कौन किसके खिलाफ है थोड़ा हम बता दें। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी से आक्रोशित लोगों से उनकी लड़ाई है, उनसे संघर्ष है। वहीं समाजवादी पार्टी का आपस में ही संघर्ष है, आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं न। मैंने कहा इसलिए अभी कौन किसको प्रतिद्वंदी मानता है आम जनता तय करेगी। और देखिए, आज मुद्दा बदल चुका है। आज पूरे उत्तर प्रदेश का मुद्दा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बसपा की बात नहीं है। सवाल यह है कि आम लोगों को कैसे निजात मिलेगा, नोटबंदी से कैसे निजात मिलेगा, गुंडागर्दी और अपराधीकरण से कैसे निजात मिलेगा। और सवाल है जो बहुत हाँ जी, वो खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी नहीं है? हाँ, जो खिलाड़ी है वो बीच में एक ही दो है। अच्छा, कौन है? कौन है? वो सपा और भाजपा।
सपा भाजपा यही खिलाड़ी हैं। और रितु जी, लोग सपा वाले कह रहे हैं कि आप लड़ाई में ही नहीं है। जी रितु जी। सर रितु जी, इन लोगों को पता है, ये डर पैदा हो गया ना कि बीएसपी आने वाली है और इसलिए सपा और भाजपा दोनों साइड लाइन होने वाली है, तो इसलिए ये मिल गए हैं कि भाई हम एक दूसरे को ही दिखा लेते हैं, क्योंकि अब दोनों साइड लाइन बीजेपी भी और समाजवादी, क्योंकि हमें रोकना इनके लिए मुश्किल है। अब सब लोग बहन जी की सरकार चाहते हैं कि कितने सुरक्षित थे, कितना कुछ हुआ। इन लोगों ने तो पूरे प्रदेश को मतलब सोचो कि बस कब्जे कर करके लूट कर कंगाल बना दिया है। और वो बोलते हैं ना विकास के नाम पे तो कुछ किए ही नहीं है, सिर्फ जुमले देते हैं, और मोदी जी ने भी वही काम किया है। तो अब ये दोनों के दोनों विकास के नाम पे कुछ किया ही नहीं है, खोखला बना दिया कर रहे हैं बेसिकली अपनी विकास के नाम पे। अबे आ रहा हूँ मनोज जी, आ रहा हूँ। विकास के नाम पे जिन्होंने 403 विधानसभाओं में 600 से ज्यादा प्रत्याशी उतार दिए, ये विकास हुआ समाजवादी पार्टी का। ये 600 उतार दिए, 600 उतार दिए। जी बताइए साहब। देखिए, रितु सिंह जी ने जो बात कही है वो बहुजन समाज पार्टी की प्रवक्ता हैं और दिल्ली में रहती हैं। ना वो कभी उत्तर प्रदेश आई है, ना उन्हें उत्तर प्रदेश की सड़कों के बारे में पता है, ना उनको उत्तर प्रदेश का इतिहास पता है। उनको ये पता ही नहीं है कि पूर्वांचल से लेकर दिल्ली तक अगर जाना हो तो समाजवादी सरकार ने इस तरह की सड़कें बना दी हैं कि जो सफर लखनऊ से आगरा तक का आदमी 12 घंटे में पूरा करता था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से 4 घंटे में हो गया। क्या बात है वसीम साहब। आया मनीष भाई, आ रहा। आजमगढ़ तक की मैं जवाब तो लूंगा। रितु जी जवाब लूंगा, मैं आपसे भी लूंगा। मैं आऊंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊं, इधर चाय की एक चुस्की और ब्रेक के बाद हाजिर होता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और तमाम ठाकों के बीच में भैया जी कहें फिर से स्वागत। क्या बात है, आनंद है, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया अब तो समय आ गया। ये तीनों एक हैं बिल्कुल। अरे नहीं ऐसा मत कहिए भाई साहब। अल्टीमेटली क्या होगा, चाचा जी वोट हमको, भैया जी वोट हमको, बाद में दिखाई कोई नहीं पड़ेगा सर। अच्छा, कोई नहीं दिखाई देगा, ये दाग है जो दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है हुजूर। दिखाई देते हैं, मोदी जी दिखाई देते हैं, मोदी जी दिखाई देते हैं, हर जगह दिखाई देते हैं। मोदी जी दिखाई देते हैं। मोदी जी हर जगह दिखाई देते। जैसे कह रहे थे विकास की बात कर रहे थे, ये आगरा से चलिए लखनऊ तक आइए, कोई बोर्ड नहीं, अगर बाय द वे टायर फट जाए तो कोई व्यवस्था नहीं, वो व्यक्ति वहाँ लुट जाए, मर जाए, कोई धीरे धीरे होगा। आप तो एक साथी फीता काट दिया ना, फीता तो काट दिया, फीता तो यही है। जब होगा, जब योजना पूरी होगी, योजना 6 मार्च को पब्लिक को मिलेगी, 6 मार्च के पहले मिलने वाली नहीं मेट्रो। फीता काट दिया, आप समझिए ना। दिल्ली में फरीदाबाद तक मेट्रो चली थी, मोदी जी उस समय उसमें बैठ के गए थे जब उसमें पब्लिक थी, और ये पूरा परिवार उस मेट्रो में था। और सीटें देखिए, राजशाही सीटें, जनता को पूछा भी नहीं, घर भर मिलकर सप्लाई कर ली, जनता को पूछा नहीं। मनोज जी जवाब ले लीजिए, जवाब दे दीजिए। ये नोटबंदी नहीं हुई है, ये बीजेपी के लिए वोट बंदी है। अब बीजेपी के साथी को एक बात कहना चाहूंगा कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। कमाल है, ये फिर भी तुमको यकीन नहीं है। उनका यही हश्र होने वाला है जो बिहार में हुआ। अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया है, वो एक्सप्रेस वे बनाया अखिलेश यादव जी ने, जिस पर सुन लीजिए मेरी बात आप, जिस पर सुपरसोनिक उतरी, जिस पर तेजस उतरा, अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के लिए 1090 करा। अखिलेश यादव जी ने मेडिकल बारे में क्या कहेंगे? आप बायस हो के ना दिखाइए, आप बात सुनिए, बायस हो के ना दिखाइए, आप तथ्य लीजिए, आप डेटा लीजिए, आप डेटा लीजिए। सबसे ज्यादा अगर कहीं काम हुआ है पूरे देश में किसी सरकार ने, तो अखिलेश यादव जी के सरकार। बात सही है। मैं यार, अरे रुको। पश्चिम, अरे रुको, अरे जनता, माफिया राम वृक्ष जैसे माफिया महिलाओं रुको शिक्षा का अभाव शून्य कर दिया। मैं आ रहा हूँ।
असीम जी, मुझे ये बताइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। अरे भाई मनोज जी, डिबेट के कुछ नियम होते हैं और मैं बता दूं, इस स्कूल मैं मनोज जी एक बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से। इस स्कूल का प्रिंसिपल मैं ही हूँ, वाइस चांसलर भी मैं ही हूँ, तय मैं करूंगा, अन्यथा बस जो एक मिनट चुप रहिए जी। असीम जी नहीं सुनिए, असीम जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और लोगों ने कहा, ये सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले इनसे इधर जाऊंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहा गया इस बार प्रयोगशाला है। बीजेपी ने कहा है कि सबसे क्रिटिकल फेज अगर चुनाव का है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल प्रतीक जी एकदम सही है। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो प्रयोगशाला है जहां से जो टाइप ऑफ पॉलिटिक्स उभरेगी वो पूरे राज्य में जाएगी। जैसे वहां अगर आप देखें, उन्होंने कहा कि जो फाइबर है वो डिस्टर्ब हुआ है, दंगे हुए उसके बाद। बिल्कुल, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि दंगे हुए और दंगों के कारण जो मोबिलाइजेशन है उसका एक पक्ष तो बीजेपी को फायदे की तरफ जाना है। जो जाट मोबिलाइजेशन हो बीजेपी की तरफ जाएगा, लेकिन जो मुस्लिम मोबिलाइजेशन है वो जाटो बड़ी संख्या में बीएसपी की तरफ जाएंगे और मुस्लिम मोबिलाइजेशन अभी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच एक संशय की स्थिति से गुजर रहा है। संशय की स्थिति से गुजर रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो डिसीजन बहुत जल्दी हो जाना है। अगर मुलायम सिंह और अखिलेश अलग होते हैं तो मुस्लिम्स का मोबिलाइजेशन बीएसपी के पक्ष में जा सकता है। जी, बद्रीनारायण जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम का डिवीजन जी अगर नहीं होते हैं तो फिर अखिलेश के तरफ मुस्लिम्स का यानी मुलायम सिंह की तरफ मुस्लिम्स रहेंगे एक बड़ी संख्या में। लेकिन बीएसपी को सिर्फ 50-55 ही प्रतिशत मुस्लिम वोट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर उतना वो मैनेज कर लेते हैं तो दे विल परफॉर्म वेल। मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं कह देता हूँ। सबसे पहले तो एक बहुत जरूरी बात बता दूं, यहाँ बीजेपी के भी बहुत से लोग होंगे, वोटर हैं, हो सकते हैं। नोटबंदी की बात आई तो नोटबंदी के बारे में सिर्फ इतना कह दूं कि जो लोग नोटबंदी की बात कर रहे हैं और ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, उनमें से जितने भी लोग हैं, अगर किसी से पूछेगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक अपनी बेटी के लिए जब शादी करता है तो 500 करोड़ रुपए की शादी करता है, वो 500 करोड़ रुपए नंबर 1 के थे, नंबर 2 के थे, नंबर 3 के थे। आज तक ना मोदी जी ने बताया, ना अमित शाह ने बताया और ना बीजेपी का कोई कार्यकर्ता बोल रहा उस बारे में। इसका जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? और बात कहना चाहूंगा, मैं आपसे पूछूंगा मनीष जी, जवाब कौन देगा? देखिए, हमको लगता है कि डिबेट में आने के पहले लोगों को अपडेट होना चाहिए। जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हो भाजपा के नेता नहीं है। मैं बताऊं मनीष जी से जवाब लेंगे, लेकिन अपडेट होना बहुत जरूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए। आज बहस भैया जी कहें लालबाग। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ में लालबाग में। तमाम लोग एक साथ मौजूद है, लेकिन ब्रेक पे गया उससे पहले एक बात कही गई और उन्होंने ये बात कही कि जहां तक बीएसपी का सवाल है उस पे समाजवादी पार्टी ने कहा कि उनका मुकाबला बीएसपी से नहीं, उनका मुकाबला बीजेपी से। वक्त ब्रेक से पहले, लेकिन हाँ, बीजेपी वाले कुछ बात कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। वो दल कैसे मुकाबले में हो सकता है जिसकी सर्वोच्च नेता सुश्री मायावती जी सहित रितु सिंह जी एसी कमरे से अभी भी बाहर नहीं है, जबकि चुनाव शुरू हो गया है। अरे ऐसा मत कहिए, वो रितु जी तो प्रवक्ता है, वो तो बैठ बोलेंगे। बिल्कुल, आप किसी भी लोकतांत्रिक मंच पे बीएसपी के किसी भी प्रतिनिधि को नहीं दे सकते। यानी जनता से जिसका साहस नहीं आंख से आंख मिला के बात करने का, वो दल कैसे लोकतंत्र। रितु जी कुछ बोलना चाहेंगे, रिएक्ट करना चाहेंगे आप? काम करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। और हम काम करते हैं, चाहे कैसे भी काम करते हैं। हम क्या कहते हैं, लाइमलाइट में रह के काम नहीं करते कि दिखा के काम करें, जिस तरह आप लोग कर रहे हो। 73 MP थे, बताएंगे यूपी में क्या किया, कितना काम कर लिया। सब सरकार पूछने वाले हैं, प्रदेश के लोग पूछेंगे, चिंता ना करो। 73 MP पूरे देश में तो पूछ ही रहे हैं आपसे कि बताइए क्या काम किया, सवाल तो पूछा जाएगा। और अब प्रदेश में भी पूछेंगे। वैसे ही 300 से ऊपर विधायक भी जीतने वाले हैं। जैसे वो शून्य पाई थी, इस बार डबल शून्य पाने वाली है। सर सपना मत देखो। ये कह रहे हैं कि इनके 73 जो थे इन्होंने काम किया है।
देखिए निश्चित रूप से मायावती जी किस लिए जानी जाती हैं? 22 मंत्रियों की बर्खास्तगी के नाते जानी जाती हैं, सीएमओ के जो मर्डर हुए थे जेल में उसके नाते जानी जाती हैं, कि निघासन थाने में जो एक बालिका की रेप करके हत्या करके थाने में टांग दिया गया था, यही कानून व्यवस्था इनके समय में थी। जाते जाते 22 मंत्री इनके भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किए जाते हैं। यादव सिंह को एक बात सीधी है, एक बात वो पहली जबरदस्त डेवलपमेंट है, और वो ये कि बहन जी मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और सीधे अटैक इस बार बीजेपी की ओर हो रहा है, और ये पहला डेवलपमेंट है, इसको मानिए आप? निश्चित रूप से मानेंगे कि अब वो सवालों का जवाब भी देने लगी है लोकतंत्र में, और मीडिया का दबाव है, चूंकि नहीं उनको लगता है ये मुद्दे हैं तो उसका जवाब मांगती है आपसे। दूसरी मायावती जी थी, यहाँ के मीडिया के लोगों से पूछेंगे, सवाल पूछने के लिए लोग तरस इनके पास ना अपने 73 एमपी के काम का जवाब है, ना देश में काम का जवाब है इनके पास किसी चीज का, ना मोदी जी के पास। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बाद, मोदी जी ने नोटबंदी के बाद लोगों के मरने पे 2 शब्द नहीं बोले, तो वो कैसे देश के प्रधानमंत्री है? अब वो देश के कैसे पिता है? उनका परिवार जनता तो पूछना चाह रहे घर से कुछ लोग चले गए। 4 साल में जितना विकास का काम हुआ है, बीजेपी जैसे पार्टी, ऐसी पार्टी के पास जिसके पास मुख्यमंत्री का अब तक कोई चेहरा नहीं है, वो हमारी पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव ऐसा चेहरा है जो मुलायम सिंह जी के साथ नहीं छोड़ो लड़ेंगे चुनाव। हम लोग चुनाव माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के चेहरे पर मुख्यमंत्री अखिलेश जी होंगे। जी निश्चित रूप से अखिलेश जी होंगे। शिवपाल जी क्यों नहीं? नहीं पूरी पार्टी और पूरा संगठन हो, सब लोग विकास के नाम पे। मैं राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूं, जैसा कि अभी अपील ना करो, सीधे सवाल पूछो, नेतागिरी मत छाटो, नेतागिरी मत छाटो, सवाल करो। मंदिर मस्जिद की मांग हम करते नहीं। अरे मंदिर मस्जिद की मांग हम करते नहीं, फूल माला सम्मान की चिंता हम करते नहीं। हम गरीब जनता को मान सम्मान की चिंता नहीं। हम गरीबों का अब 2 रोटियों से पेट भरता नहीं, हम गरीबों का 2 रोटियों से पेट भरता। अच्छा एक बात बताओ, नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम बिंदुसार पांडे है। बिंदुसार जी, बड़ा मुझे तो लग रहा था कि आप अटैक करेंगे उधर, लेकिन अटैक कर दिया बीजेपी की तरफ। मैं धोखा खा गया उससे। आप मेरा अटैक किसी पर नहीं। मैं समाज सेवी हूँ और समाज सेवी का मैंने सोचा था, मैं देखिए साहब हुजूर कलर पे सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें कही हैं, मैं कलर से धोखा खा गया, मैंने सोचा था अटैक उधर होगा, लेकिन मुद्दे भटक गए। मुद्दा बिल्कुल ये है कि चुनाव में, मैं अभी भी आ रहा हूँ कि चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस उत्तर प्रदेश और पूरे देश में नोटबंदी का है, जहाँ पर सबसे बड़ा घोटाला इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है। और मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जिस पेटीएम की बात होती है, जिस अलीबाबा की कंपनी की बात होती है, वो अलीबाबा की कंपनी चाइना की है, जो कमीशन होता है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के साथ जुड़ा हुआ है। और बीजेपी की अभी रैली हुई है, प्रधानमंत्री जी उसमें आए थे, जहां पर 10,000 बसें आई, वहां पर उसका पेमेंट कैसे किया गया, किस एटीएम से, किस पेटीएम से किया गया, ये भी भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। और ये सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि आम लोगों से जुड़ा हुआ है, लोग सड़कों पर गए, वहां पर बहुत सारे लोगों ने दम तोड़ दिया, ना तो किसानों की सुधि ली गई, ना नौजवानों की सुधि ली गई, व्यापारियों की सुधि ली गई। आज उनकी लड़ाई है। नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा। मैं आ रहा हूँ। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं जनता के बीच में जाना चाहता हूँ और ये जानना चाहता, आ रहा हूँ, परेशान ना हो मेरे भाई। मैं जानना चाहता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव में। जी हुजूर। जनता चाहती है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ हो। यस। दूसरी तरफ लोगों को रोजी रोटी मिले। तीसरी बात यह है जो अफवाजी ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण कैसे व्याप्त हो, ये भी ये चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा आप पूछिए, इस देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ कहते हैं तो उसका एक महत्व होता था। आज हमारे प्रधानमंत्री, मुद्दा बताइए क्या रहने वाला है चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा? रोजगार का मुद्दा, रोजगार का, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन और सड़क, स्वास्थ्य, ये आज सबसे प्राइम मुद्दा है। प्राइम मुद्दा ये है कि संविदा कर्मचारियों का न भाजपा सुनने वाली है, न सपा न कांग्रेस। यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े नेता। मैं तीनों लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, सवाल सुनिए। तीनों पार्टियों से जवाब लेना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं पिछले 37 दिनों से मैं परिषदीय विद्यालय में अनुदेशक के पद पे कार्यरत हूँ। 37 दिनों से ठंडी में बैठा हुआ हूँ। 29 नवंबर से कोई पार्टी सुध लेने वाला नहीं हम संविदा कर्मचारियों का। भाजपा सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी लंबा ख्वाब दिखाते हैं
लेकिन संविदा पे नियुक्ति नहीं करने वाले, जो आरटी एक्ट के तहत होता है कि संविदा पे नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन संविदा पे नियुक्ति करके भाजपा सरकार हम जैसे पढ़े लिखे बेरोजगारों को पूर्णतः प्रशिक्षित होते हुए भी मात्र 84-70 रुपए में संविदा पे रख दिया गया। आप टीचर हैं जी, संविदा पे कम, संविदा पे सवाल किससे पूछना चाहते हैं, बीजेपी से या एसपी समाजवादी पार्टी से? भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं कि ये आने वाली है, दावा करती है। मैं तो कहता हूं कि संविदा पे अखिलेश भैया ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक लिखने का गौरव प्राप्त किया। इन्होंने भाजपा से मनीष भैया यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे गृह जनपद के हैं इलाहाबाद। मैं जोश आ गया, मुझे मालूम है, इधर आइए, पीछे आइए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था जब से माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए पूरी भ्रष्ट करके रख दी है। और रही बात शिक्षा मित्र जो भर्ती हुए हैं, ये समझ लीजिए कि स्कूल में बच्चे कितने हैं, 5-5 टीचर, 35-35 हजार रुपए सैलरी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ वोट बैंक बनाया है। क्या पूछो जो शिक्षा मित्र हैं वो सिर्फ सपा को वोट दें, क्योंकि उन्हें मालूम है जिस समय भाजपा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आएगी सबसे पहले यही मुद्दा निकाला जाएगा। पूरा समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से शिक्षा को खत्म कर दिया है उत्तर प्रदेश। बताइए, पहले भाजपा से पूछा, उन्होंने कहा कि सब आप ख्वाब दिखाते हैं, और जब आप ख्वाब दिखाते हैं तो बहुत अच्छे दिखाते हैं। मुझे लगता है कि नौजवान साथी उद्वेलित हैं। ये राज्य सरकार का मामला है नौकरी देने का, और सवाल अगर केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से उद्वेलित है। भारतीय जनता पार्टी हर ऐसे नौजवान के साथ है। लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं। चारों आयोगों के चेयरमैन भ्रष्टाचार में बर्खास्त हुए, हम लोगों की पहल पे भ्रष्ट हुए। हम जिस दिन सरकार में आएंगे इनकी मांगों को पूरा करेंगे। अखिलेश यादव ने इनके सपनों को तोड़ा है, हम इनके सपनों को बनाएंगे, इनको नौकरियों में लाएंगे। देखिए इस बारे में आपके सामने सबने ये बात कह दी है। मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, पहले जवाब दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार से पहले शिक्षा मित्र कहा जाता था, आज ससम्मान अपने को शिक्षक लिख रहे हैं, टीचर कहला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरियां दी हैं, और प्रधानमंत्री जी ने 5 करोड़ नौकरी का वादा किया था। आज तक लोग ढूंढ रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देके दिखा दी होती, 1 नौकरी नहीं दी है। प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ भी धोखा किया है, लोगों के साथ भी धोखा किया है, और आवाम इस बात का जवाब देगा, करारा जवाब देगा। ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बद्रीनाथ जी से जानेंगे कि आखिर बड़े मुद्दे क्या रहने वाले हैं। साथ ही जवाब लेंगे रितु सिंह से, जो कि मौजूद हैं स्टूडियो में। आप बने रहिए, देखते रहिए भैया जी कहें। हाँ, एक बार भैया जी कहीं में आपका फिर से स्वागत है, और इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। तमाम सवाल यहाँ पर मुद्दों के तौर पे उठते हुए, लेकिन सबसे पहले मैं अपने राजनीतिक विशेषज्ञ बद्रीनाथ जी के पास जाना चाहता हूँ। जी बद्रीनाथ जी, सबसे पहला सवाल ये कि कौन से मुद्दे इस समय उत्तर प्रदेश में हावी रहेंगे इस चुनाव में, आपको लगता है? भैया जी देखिए, 4-5 मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे इस चुनाव में। एक तो नोटबंदी का मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा रहेगा, उसके बाद सांप्रदायिक सौहार्द का मुद्दा रहेगा, और मुख्यमंत्री के चेहरे का मुद्दा रहेगा। यानी मुख्यमंत्री का चेहरा भी इस चुनाव में, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा जब आप कहते हैं तो आपका इशारा बीजेपी की तरफ होता है? किसी भी, सबको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा देना पड़ेगा, और उससे ही लड़ाई होगी। उसमें भी समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर क्राइसिस है अभी भी? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी में किसी तरह का कोई क्राइसिस नहीं है। तो मुख्यमंत्री चेहरा आपका कौन है? सुन लीजिए सर, जवाब दे दूं। पहले नोटबंदी की बात की है, वो आपका फेवर वाला है, तो इसलिए आप वहां पे बोलेंगे। आप तो दे लेने दीजिए हजरत, सबके फेवर की बात बोलने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान में एक नाम है, हिंदुस्तान में एक नाम है, वो पकड़ा गया 13.5 हजार करोड़ रुपए के साथ। नाम है महेश शाह। अगर वो कहीं किसी गलती से किसी दूसरे दल का होता तो प्रधानमंत्री जी ने आफत कर दी होती, तो सूरज नोच के जमीन पे ले आते। लेकिन उसने ये बात कही थी कि मैं अभी नाम बताऊंगा और रुपया है। आज तक ना आपने दिखाया ना किसी और चैनल कहाँ गए, आपने भी तो नहीं बताया वो बात कि लड़ाई अंदर की क्या है।
बाबूजी, चाचा क्यों खटके भतीजे से, भतीजा चाचा से, वो अंदर वाली बात बताओ, हम भी बताएंगे। हाँ, अभी आऊंगा भैया जी, कहीं सब जगह घूमेगा, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास। बहुत बढ़िया बात कही आपने, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो सवाल इन्होंने पूछा, मैं सर पूछ लीजिए, ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, किसी से भी पूछ लीजिएगा, हर आदमी ने कभी ना कभी अपने परिवार में किसी से खटपट जरूर हुई होगी। हमारे क्या भी होती है, आप क्या भी होती है, तो परिवार की खटपट को परिवार में रहने दीजिए। मैं असीम साहब, नहीं, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं इसको यहीं खत्म कर दूं, लेकिन लड़ाई जो है चौराहे पे नहीं लानी चाहिए। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल समझ गए तुम। बड़े होशियार आदमी। खैर, मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ, मैं ये बताइए, उन्होंने इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि नोटबंदी का एक मुद्दा सबसे ऊपर रहने वाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का फेस जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन महेश शाह भी पूछ लीजिए, महेश शाह, मैंने पहले वही पूछा, जनता जानना चाहती है, ये मेरा मुद्दा नहीं, जनता जानना चाहती है किसके आदमी है, कौन सा रुपया था। मैं उसके बाद में दुष्यंत त्रिपाठी जी के पास आना चाहूंगा। जी देखिए, निश्चित रूप से नोटबंदी एक बड़ा फैसला है और देश हित में भारतीय जनता पार्टी कड़े कदम उठाती रही है, उठाएगी। हम चुनाव के नाते कड़े कदम उठाने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखिए शुक्ला जी, वो लफाजी ना करिए, वो घुमाया ना करिए, वो घुमा लेते हैं जब आप। नोटबंदी सवाल है, अगर तो सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। आप सहमत है नहीं सहमत, ये आपका विवेक। लेकिन नोटबंदी जैसे फैसले देश हित में अगर फैसले उठाना होगा तो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। और सवालों के जवाब देंगे। दो सवाल के और जवाब है। एक सवाल आपने पूछा इनसे, और समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता को जिनको आपने खड़ा किया है, इन्होंने ये नहीं बताया कि इनका मुख्यमंत्री का फेस कौन है। इससे बुरी हालत और क्या होगी, क्या होगी, ये विवरण की स्थिति है। और रही बात नोटबंदी में, तो निश्चित रूप से शोर कौन मचाता है, मित्रों मेरा पूछना है, शोर कौन मचाता है? शोर जिसमें कमी होती वो मचाता है। जी त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ। अभी बहुत लंबा सफर है, चलेंगे हम साथ चलेंगे। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी हम सबसे आपसे निवेदन करना चाहते हैं, एक बड़ा मुद्दा जो है इस बार आया है, और खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सुनाया है, एक बड़ा, भाइयों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, संविधान पीठ का एक बड़ा फैसला आया है, जिससे उत्तर प्रदेश में शुरुआत होगी न जात की बात और न धर्म की बात। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब ये जो 27 वर्षों से जात और धर्म के दलदल में उत्तर प्रदेश फंसी हुई थी, इस देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पे मुसलमानों का अधिकार, ये जात और धर्म की बात करेंगे, देश और जात के नाम पर इस देश को बांटा। तो मैंने ये नहीं कहा, इसे देखिए मुद्दा रहेगा, मैंने कहा इस देश को एक बड़ा मुद्दा। रितु जी, लास्ट कमेंट वाइंड अप करने से पहले, लास्ट कमेंट आपका। रितु जी, रितु जी को सबसे बोलने का वक्त मिला। रितु जी, लास्ट कमेंट। शुरुआत हम करेंगे इस प्रदेश में कि जो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और कानून व्यवस्था, और बहन जी ने लाखों लोगों को नौकरी भी दी, जो अब भी दोबारा देंगी। तो ये हमारे बिल्कुल मुद्दे रहेंगे इस बार, और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे भी उतरेंगे, और लोग चाहते भी हैं कि लोगों को पता है कि बहन जी की कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी से असीम साहब, दुष्यंत त्रिपाठी जी हमारे साथ, शुक्ला जी, महेश जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी हमारे साथ यूजन से, समाजवादी से जुड़े, प्रदीप जी और तमाम सारे वो लोग जिनके बगैर तो जनता, क्या बात है। मेरा एक सवाल है, जब ही बात करूंगा, फिर मिलेंगे।